हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्व अवलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत पिछला चैप्टर जो हमने कवर किया था वो था मुस्लिम लीग का गठन। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे हम एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। पहला चैप्टर हम जो देखेंगे वह है मार्ले मिंटो सुधार। तो चलिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905, बी 1909, सी 1911, डी 1920। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैत शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय स्वायत्तता। सही उत्तर होगा बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। व्याख्या देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी? ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी ऑप्शन है वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। सही उत्तर होगा डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। व्याख्या है, वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। अगला जो चैप्टर है वो है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना, डी लखनऊ। सही उत्तर होगा ए कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन, जो कि 12 दिसंबर 1911 को हुआ, के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। अगला प्रश्न, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर होगा डी लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी बनी ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1916 में, डी 1923 में। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। 1911 में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो हम यहाँ ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1911 में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ए 1901, बी 1905, सी 1911, डी 1912। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है 1911 1912, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? ए 1905 ईस्वी, बी 1909 ईस्वी, सी 1910 ईस्वी, डी 1911। तो यहाँ 1912 दिया नहीं है, तो हम सही उत्तर डी ऑप्शन को मानेंगे, यानी कि 1911। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ए लॉर्ड कर्जन पर,
बी लॉर्ड मेयो पर, सी लॉर्ड मिंटो पर, डी लॉर्ड हार्डिंग पर। सही उत्तर होगा डी लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। ए मास्टर अमीरचंद, बी भगवती चरण वोहरा, सी भाई मुकुंद लाल, डी अवध बिहारी। सही उत्तर होगा बी भगवती चरण वोहरा। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों की कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ए 1905, बी 1912, सी 1936, डी 1946। तो सही उत्तर होगा इसमें बी 1912। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। पहला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ए अलीगढ़ में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी लाहौर में। सही उत्तर होगा सी लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए एनी बेसेंट ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी ए.सी. मजूमदार ने। सही उत्तर होगा डी ए.सी. मजूमदार ने। और देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो इन प्रश्नों को आपको खास तौर से ध्यान देना होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ए 1913 में, बी 1914 में, सी 1915 में, डी 1916 में। सही उत्तर होगा डी 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। ए एनी बेसेंट, बी एम ए जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर होगा ए एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। ए बीजी तिलक ने, बी गोखले ने, सी एनी बेसेंट ने, डी है जेल नेहरू ने। सही उत्तर होगा ए बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, यानी कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी।
डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? ए 1909, बी 1916, सी 1931, डी 1932। सही उत्तर है बी 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मताक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ए 1906 से 1911, बी 1916 से 1922, सी 1917 से 1921 और डी है 1940 से 1946। ऑप्शन बी सही होगा, 1916 से 1922। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मताक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बी, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सी, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और बाकी के कथन यानी बी और सी सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे उदारवादियों एवं उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। अतः विकल्प ए कथन असत्य है, जबकि बी और सी के कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ए, बनारस अधिवेशन 1905, बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी, सूरत अधिवेशन 1907, डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। सही उत्तर होगा डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला चैप्टर है होम रूल लीग आंदोलन। पहला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजिनी नायडू, सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी, तिलक। तो एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने ही 1916 में होम लीग आंदोलन शुरू किया था। तिलक ने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, परंतु एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवेल में 1914 में ही होम रूल लीग का विचार प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर ऑप्शन ए सही होगा, एनी बेसेंट। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। दूसरा प्रश्न है, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के, बी, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के और डी ऑप्शन है तिलक एवं विपिन चंद्रपाल के। तो ऑप्शन ए सही होगा, तिलक और एनी बेसेंट के। व्याख्या देखते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तीसरा प्रश्न है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी, गृह शासन आंदोलन से, सी, खिलाफत आंदोलन से, डी, असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन बी सही है, गृह शासन या होम रूल आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः
एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था ए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, डी पृथकतावादी आंदोलन, डी स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। सही उत्तर होगा बी होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एम सुब्रमण्यम अय्यर, डी टी एस अलकाट। तो जिनका योगदान नहीं था वो थे टी एस अलकाट, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टी एस अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ए सी आर दास, बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, सी एनी बेसेंट, डी बी जी तिलक। सही उत्तर होगा ए सी आर दास। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा, डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। सही उत्तर होगा ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ए इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, सी हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। सही उत्तर होगा ए। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ए सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, बी तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, सी तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, डी तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो आयोग ने इसमें से कोई भी उत्तर सही न माना है। व्याख्या देखते हैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थीं। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर उसके बाद मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1920 में, डी 1923 में। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दोनों के ही होम रूल लीगों का कभी भी विलय नहीं हुआ था, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ए एनी बेसेंट, बी ए ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त, डी आर पाम दत्त। तो सही उत्तर होगा इसमें ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी के मध्य फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट एक होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थीं। 2 थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थीं। 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन जो इसमें सही है वो है सी केवल 1 और 3। 2 सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रहीं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इसके पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि दिसंबर 1917 में की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। इस प्रकार कथन 1 तथा कथन 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही उत्तर होगा ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। व्याख्या देखते हैं। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा या असेंबली रखा। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो इसे अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।